तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार। आप सभी का पुनः आज इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत जो है हम अध्याय 9 धातु एवं धातुकर, जिसको अंग्रेजी में हम मेटल्स एंड मेटलर्जी कहते हैं। तो जो हमारे आसपास जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों को जो है हम उनके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है हम धातुओं और अधातुओं के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर जो है हम आज धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धातुओं के भौतिक गुणों के अंतर्गत जो होते हैं, धातु को जो है चोट पहुंचाने पर, यदि हम किसी धातु के माध्यम से धातु को ठोकते हैं तो अर्थात वे आघातवर्ध्य होते हैं, घर ठोकते भी हैं तो वो फैलते हैं, टूटते नहीं हैं। जबकि अधातुएं जो होते हैं, अधातु को ठोकने पर क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं। और जो होते हैं धातुओं को ठोककर जो है या आघात पहुंचाकर जो है हम उसका चादर बना सकते हैं, पन्नी के रूप में हम उसको बदल सकते हैं। और धातुओं के माध्यम से जो है या धातुओं से तार भी बनाया जाता है, लेकिन अधातुओं से हम तार नहीं बना सकते हैं। और धातुओं का और भी भौतिक गुण है, जैसे धातुओं में जो है उनकी चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक कहते हैं। और धातुओं को जो है धातुओं से ही टकराने पर जो है उससे धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, टंग सी आवाज आती है। लेकिन जो है अधातु को जब हम ठोकते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो उससे जो है धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और धातुओं का जो होते हैं ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के सुचालक अर्थात अगर उसको हम धातु को गर्म करें तो वो गर्म हो जाते हैं। और जो होते हैं धातु होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अर्थात धातु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जो है आवागमन होता है। अर्थात ये धातु जो होते हैं क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन अधातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। अधिकांशतः जो धातु होते हैं, अधिकतर धातु जो होते हैं किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह धातु कौन सा है, पारा, जिसको हम अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, जिसका संकेत सूत्र होता है Hg। यही धातु एक धातु है जो सामान्य ताप पर, किस ताप पर, सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, जहां पर हम अभी रह रहे हैं उस तापमान पर भी जो है ये मरकरी या पारा जो होता है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी जो धातुएं होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन अधातुएं जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस में, तीनों अवस्थाओं में जो होते हैं पाए जाते हैं। जैसे कि अधातु में जो है द्रव अवस्था में ब्रोमीन, हीलियम, बाकी और बहुत सारे जो है अधातुएं होते हैं द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन धातु में से पहला धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, किस पर, रूम टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर। इसको याद रखिएगा। तो जो है, लेकिन जो होता है धातुओं के किसी एक गुण के आधार पर किसी तत्व को हम धातु नहीं कह सकते हैं। जैसे कि कुछ अधातु, मैं यहाँ पर कुछ अधातु का उदाहरण लिखता हूँ। जैसे कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं, किसके, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एक हीरा और एक होता है कौन सा, ग्रेफाइट। हीरा जो होता है कैसे होता है, चमकदार होता है। जिस प्रकार से कौन से होते हैं हमारे, धातु चमक होते हैं, धातु में भी चमक होते हैं, उसी प्रकार से हीरा भी चमकदार होता है। और धातु जो हीरा में जो है, हीरा जो कि एक अधातु है, इसमें भी जो है धातु के समान एक गुण पाया जाता है, वह है यह ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। किसका सुचालक होता है, हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है, जो कि किसका गुण है, ये धातु का गुण है। इसी आधार पर, इसके कारण जो है हम किसी भी तत्व को एक गुण के आधार पर हम उसको धातु या अधातु नहीं कह सकते हैं। अर्थात ये जो होता है हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है और चमकीला होता है, जो कि एक अधातु है। और इसके बाद कार्बन का दूसरा अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है धूसर रंग का होता है, और ये जो होता है ऊष्मा का सुचालक ना होकर किसका सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। किसका सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जो कि किसका एक गुण है, ये धातुओं का एक गुण
है। अर्थात जो है ये पिछले बार एक प्रश्न में आया था कि हीरा जो होता है किसका सुचालक होता है, किसका सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट किसका सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, किससे, ग्रेफाइट से। हीरा कैसे होता है, चमकीला होता है, और ये ग्रेफाइट कैसा होता है, धूसर रंग का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया इसका भौतिक गुण। अब देखते हैं इन धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत जो है हम इन धातुओं को जो है हम उनके सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी वास्तव में होता क्या है, या सक्रिय धातु हम किसे कहेंगे। यदि कोई धातु जो है किसी अन्य धातु को उसके लवणीय विलयन से जो है अलग करने की अर्थात विस्थापित करने की क्षमता पाई जाती है, तो जो विस्थापित करने वाला धातु है वह विस्थापित होने वाले धातु से अधिक क्रियाशील होगा, अर्थात अधिक क्रियाशील धातु कहलाएगा। इसी प्रकार से जो है हम इन धातुओं को यदि उनके सक्रियता श्रेणी के आधार पर या सक्रियता के आधार पर या क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम से अर्थात अधिक क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता के क्रम में जो है यदि हम इन धातुओं को जमाते जाएं तो एक श्रेणी प्राप्त होता है, एक हमको सीरीज प्राप्त होता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर आप इसे देख रहे होंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को मैंने ऊपर में रखा है और सबसे कम क्रियाशील धातुओं को क्रमशः इस प्रकार से नीचे की ओर रखते गया हूँ। यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सक्रिय या अभिक्रियाशीलता इन धातुओं क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इन धातुओं की जो क्रियाशीलता है क्या हो रही है, घट रही है, अर्थात कम होते जा रही है। यहाँ से जो है आपके जो सही विकल्प एक प्रश्न भी बनता है, जैसे मानिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातु का नाम लिखिए, तो आप किसके बारे में लिखोगे, लिथियम लिखोगे, लिथियम जो कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम लिखिए या चुनिए, सही विकल्प में होगा तो आप क्या लिखोगे, प्लेटिनम, Pt से लिखते हैं, है ना। लेकिन मान के चलो आपको पूछा गया बीच से, मान के चलो मैं यहाँ पर ले लिया एल्यूमिनियम, 4 ऑप्शन दे दिया है आपको प्रश्न में, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम या फिर हो गया आपका आयरन। मैं एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम और आयरन को लिया हूं। यदि ये आपको प्रश्न में दिया गया है तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो आप किसको लिखोगे, एल्यूमिनियम को। ये कब आप इसको लिख सकते हो, जब आपको यह सक्रियता श्रेणी जो है आपको या तो घटते हुए क्रम में या तो आपको बढ़ते हुए क्रम में याद होगा, तभी आप इसका सही उत्तर आप लिख सकते हो। या फिर यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, दिए गए तत्वों में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो यहाँ पर इनमें से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, हमारा आयरन। इन 4 धातुओं में की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आप इस सभी जो धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी में इनको जमाया गया है, इसको आप याद कर लीजिए, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग फॉर्म दोनों में, है ना, घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में, दोनों तरफ से आप याद कर लीजिए। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो देखते हैं कि ये सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत जो धातुओं को रखे गए हैं, ये धातुएं जो होते हैं किस प्रकार से किसी अन्य धातुओं को उनके लवणीय विलयन से उसको विस्थापित करते हैं। इसको समझने के लिए जो है हम इस विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से जो है इन धातुओं के सक्रियता श्रेणी को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आपके पुस्तक में देखिएगा तो वहां पर परख नलियों का चित्र दिया गया है। उन परख नलियों में जो है 6 परख नली लिया गया है, जिसको आबा सादा के नाम से नाम लिया गया है। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 परख नली लिया गया है। तो पहले परख नली में जो है कौन सा विलयन डाले हैं हम, कॉपर सल्फेट। दूसरे में कौन सा, दूसरे में भी हम कॉपर सल्फेट का विलयन लिए हैं। और तीसरे में क्या है, जिंक सल्फेट। चौथे में क्या है, इसमें भी जिंक सल्फेट लिए हैं। और जो है 5वां जो परख नली है उसमें आयरन सल्फेट लिए हैं। और जो 6वें और अंतिम जो परख नली है उसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन लिए हैं। इसको लिए हैं तो सबसे पहले वाला परख नली जिसमें कॉपर सल्फेट लिया गया, कॉपर धातु है, सल्फेट उसमें मिलाया गया है, अर्थात कॉपर का ये लवणीय विलयन है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जब हम आल्पिन डालते हैं, आल्पिन, किसको,
आल्पिन को डालते हैं। आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि आल्पिन किससे बना हुआ होता है, लोहे से बना हुआ होता है। लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe, कैपिटल में F और छोटा ई होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आयरन कहते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे तो पुस्तक में पूरा नाम सही दिया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ उनका संकेत सूत्र को लिखा हूँ। जैसे ऊपर में है, सबसे ऊपर लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, इसको कहते हैं टिन। ये है लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी जिसको पारा भी कहते हैं, और ये है हमारा सिल्वर जिसको चांदी कहते हैं, ये है हमारा गोल्ड जिसको सोना कहते हैं, और ये है प्लेटिनम। तो देखते हैं कि सबसे पहले वाला जो परख नली है उसमें कॉपर सल्फेट विलयन लिए हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में जब हम कुछ जो है क्या डाल देते हैं, आल्पिन डाल देते हैं। अर्थात आल्पिन किससे बने होते हैं, लोहा से बने होते हैं। लोहा का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, आयरन, Fe होता है ना। तो हम यहाँ पर जो है Fe लिख देते हैं, Fe कहाँ पर मिलाए हैं, कॉपर सल्फेट। ये है कॉपर सल्फेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट में जो है कॉपर धातु है जो सल्फेट के साथ मिला हुआ है, ये धातु है, और आयरन भी क्या है, ये धातु है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर का पहले देखते हैं, कॉपर कहाँ पर है, कॉपर हमारा ये यहाँ पर है ना। ये सक्रियता श्रेणी के घटते हुए क्रम में है। इधर धातु ऊपर की ओर अधिक क्रियाशील धातु है, नीचे की ओर कम क्रियाशील धातु है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो आयरन है, हम लोहे के जो मिलाए हैं, आल्पिन मिलाए हैं, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, उसको देखते हैं कॉपर, देखो आयरन कहाँ है, ऊपर है। अर्थात आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा या कम क्रियाशील होगा, आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि ये कॉपर से ऊपर की ओर है। अर्थात ऊपर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इन धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ते जाएगी। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता क्रमशः क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, घटते जा रही है। अर्थात जो है आयरन अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए जो है आयरन जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और सल्फेट के साथ कौन जुड़ जाएगा, आयरन जुड़ जाएगा। इसलिए जो है आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण में, तो जो है ये जो है आयरन जो है कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और सल्फेट के साथ कौन जुड़ जाएगा, आयरन। तो देखते हैं यहाँ पर, तो आयरन क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा, और ये कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। अर्थात आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के लवण विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यहाँ पर ये याद रखना, यदि जो ये धातु है किसी लवणीय विलयन के धातु से कम क्रियाशील होता है तो इसको क्या विस्थापित नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से आगे वाले दूसरे जो है परख नली, उसका उदाहरण देखते हैं हम। दूसरे परख नली में हम क्या लिए हैं, वहां पर भी हम कॉपर सल्फेट लिए हैं। तो कॉपर सल्फेट का आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्या है, CuSO4। C जो है कैपिटल में है, स्मॉल लेटर में है, ये पूरा कैपिटल में है, 100 और 4। तो यहाँ पर हम क्या मिलाए हैं, दानेदार जिंक, दानेदार जिंक। अब जिंक भी एक धातु है जिसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, ये संकेत Zn होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर, देखिए कॉपर यहाँ पर है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जिंक क्या है, जिंक ऊपर में है, अर्थात जिंक भी जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए जो है जिंक भी जो है कॉपर सल्फेट के लवणीय विलयन से किसको, कॉपर धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और सल्फेट के साथ कौन जुड़ जाएगा, जिंक जुड़ जाएगा। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया देखिए, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट से के विलयन से कॉपर धातु को हटा देगा। इस प्रकार से क्या बनेगा, ये जिंक सल्फेट बनेगा, और जो है कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अर्थात कॉपर से जिंक जो है अधिक क्रियाशील धातु है। अर्थात इस विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से हम धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु कम क्रियाशील है। तो उसी प्रकार से तीसरा परख नली में देखते हैं। तीसरा परख नली में हम लिए हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सूत्र है ZnSO4। अब यहाँ पर हम क्या मिला रहे हैं, जिंक सल्फेट से भरे हुए परख नली में क्या मिला दे रहे हैं, कॉपर का
चीलन, जो कि एक धातु है। अब कॉपर का जो सूत्र होता है Cu। अब यहाँ पर देखिए जिंक कहाँ पर है, जिंक यहाँ पर है देखिए। और ये देखिए जो कॉपर का चीलन है, कॉपर कहाँ पर है, कॉपर आपका है कहाँ पर, नीचे में है। अर्थात जो है कॉपर जो है जिंक की तुलना में कम क्रियाशील धातु है। कॉपर जिंक की तुलना में क्या है, कम क्रियाशील धातु है। इसलिए कॉपर जो है जिंक सल्फेट को उसके विलयन से जिंक को विस्थापित करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर जो है जिंक से या बोल सकते हो आप कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है। इसलिए जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को ये विस्थापित नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। उसी प्रकार से देखते हैं चौथा परख नली में, देखते हैं चौथा परख नली में हम क्या लिए हैं। यहाँ पर भी हम क्या लिए हैं, जिंक सल्फेट लिए हैं। तो यहाँ पर क्या मिला रहे हैं हम, मैग्नीशियम फीते का टुकड़ा। मैग्नीशियम का पीता रिबन देखे होंगे, उसमें लपेटा हुआ रहता है रिबन मैग्नीशियम का, है ना। आप चित्र में भी देख सकते हैं, वहां पुस्तक में दिया है कि रिबन को चिमटी की सहायता से पकड़कर उसको जला रहे हैं तो जो है सफेद रंग के चूड़ में परिवर्तित हो जाता है। वही जो पीता है वही है रिबन, सॉरी वही पीता जो है क्या है, किसका बना हुआ होता है, मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम का जो है रासायनिक सूत्र है, मैग्नीशियम का संकेत जो है Mg है। तो ये जो होता है यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जिंक कहाँ पर है, जिंक यहाँ पर है, मैग्नीशियम कहाँ पर है, यहाँ पर है। अर्थात जो है मैग्नीशियम जो है जिंक से अधिक क्रियाशील है। अर्थात जिंक सल्फेट के विलयन से जो है जिंक को मैग्नीशियम क्या कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर सकता है नहीं, विस्थापित करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से अधिक क्रियाशील धातु है। ये आप कब जानेंगे कौन सा क्या कितना क्रियाशील है, कम है ज्यादा है। आपको ये सक्रियता श्रेणी याद होगा तभी आप इसको आसानी से बना सकते हैं कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होगा। जो मैग्नीशियम है किसको विस्थापित कर देगा, जिंक को विस्थापित कर देगा और जो है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और जो है हमारा क्या, जिंक अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगला परख नली देखते हैं, पांचवें परख नली में इसमें लिए हैं हम क्या, आयरन सल्फेट। क्या लिए हैं, आयरन सल्फेट लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या मिला रहे हैं, दानेदार जिंक मिला रहे हैं। जिंक का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर Zn। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी में, देखते हैं ये है हमारा जिंक, ये है हमारा जिंक यहाँ पर है, इसको मिटा देता हूँ मैग्नीशियम का। अब आयरन देखते हैं, आयरन कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। अर्थात जो है जिंक धातु जो है आयरन से जो है अधिक क्रियाशील है। इसलिए जो है आयरन सल्फेट के विलयन से जो है आयरन धातु को कौन, जिंक जो है विस्थापित कर देगा, हटा देगा जिंक को, है आयरन को, है ना। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा अपने लवणीय विलयन से। इसी प्रकार से जो है अगला जो है परख नली में देखते हैं, उसमें लिए हैं हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl होता है, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, जिसको हम खाने में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या मिला दिए हैं, दानेदार जिंक। जिंक का सूत्र आप जानते हैं Zn। तो देखते हैं यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में देखते हैं हम जिंक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, जिंक जो यहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे सोडियम। सोडियम कहाँ पर है, आपको ऊपर में दिखाई देगा। अर्थात जो है सोडियम किसकी तुलना में, इस जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अर्थात जिंक जो है कम क्रियाशील है किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में। अर्थात हम सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम जिंक को मिला देंगे तो इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात जो है सोडियम क्लोराइड के विलयन से जो है जिंक विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो है सोडियम जिंक से अधिक क्रियाशील है। तो इसी प्रकार से जो है सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम विस्थापन अभिक्रिया को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। उसको समझने के लिए जो है मैं पुनः बोल रहा हूँ, आपको इस सक्रियता श्रेणी को याद करना होगा। अब देखते हैं हम धातुओं के अभिक्रिया के बारे
में। धातुएं जो है वायु के साथ उपस्थिति में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं और किस प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, और धातुओं का जल से अभिक्रिया और धातुओं का अम्लों से अभिक्रिया के माध्यम से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धातुओं का वायु की उपस्थिति में जलाने पर या फिर अधिक क्रियाशील धातुओं का सिर्फ वायु के उपस्थिति में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अधिक क्रियाशील धातु चूंकि यहाँ पर है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये जो होते हैं वायु की उपस्थिति में स्वतः ही अपने आप ही क्या करने लगते हैं, क्रिया करने लगते हैं। और इनके चारों ओर, इन तीनों धातुओं के चारों ओर जो है जल्दी से जो है एक मोटी परत बन जाती है, अर्थात उसी मोटी परत को हम क्या कहते हैं, इन धातुओं का ऑक्साइड कहते हैं। वह ऑक्साइड जो होता है और जो है इन धातुओं को ऑक्सीकृत होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, और उसका ऑक्साइड अंदर की ओर बनने से क्या करते हैं, वो जो इनके ऑक्साइड होता है वो रोकता है, अर्थात मोटी परत बना देता है ऊपर की ओर, जिसको हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। अर्थात सोडियम के ऑक्साइड को सोडियम धातु का ऑक्साइड कहेंगे, पोटेशियम धातु के ऑक्साइड को पोटेशियम ऑक्साइड कहेंगे, और लिथियम का ऑक्साइड को लिथियम ऑक्साइड कहेंगे। इसी प्रकार से अपने ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम एक धातु का लिखते हैं, अधिक क्रियाशील धातु का, सोडियम धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया के बारे में। तो देखते हैं कि सोडियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो सोडियम धातु के चारों ओर एक पतला सा परत बनता है, जिसको हम सोडियम के ऑक्साइड कहते हैं। उसी प्रकार से जो है कुछ कम क्रियाशील धातु, नीचे की ओर कुछ कम क्रियाशील धातु जहाँ पर यहाँ पर लिए हैं उदाहरण जिंक और किसका लिए हैं, एल्यूमिनियम। आप देखिए जिंक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, चूंकि अधिक क्रियाशील धातुओं से थोड़ा सा कम क्रियाशील धातु हैं। ये क्रियाशील धातुएं जो होते हैं, कम क्रियाशील जो धातुएं हैं, ये हवा की उपस्थिति में थोड़े से धीमी गति से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और अपने ऑक्साइड बनाते हैं चारों ओर। क्योंकि हम पढ़े थे धातुओं में धात्विक चमक होती है, लेकिन आप कुछ धातुओं को देखेंगे बाहरी में जो पड़े हुए हैं बहुत दिनों से हवा के संपर्क में, तो धातु का देखेंगे तो वो चमकता नहीं है। किसी कुछ धातु में जंग लग गया है बोलते हैं, वो क्या है, उनका ऑक्साइड है। उन धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो हवा के संपर्क में आने से क्रिया करने के कारण जो है उसके चारों ओर बनता है, वही है धात्विक ऑक्साइड। अर्थात जो धातु अधिक क्रियाशील होगा वो अधिक मतलब धात्विक ऑक्साइड जल्दी से बनाएगा, जो कम क्रियाशील धातु है वो धीरे धीरे हवा की उपस्थिति में जो है अपने ऑक्साइड बनाते हैं। जो कम क्रियाशील धातु होते हैं, जैसे नीचे में देखो आपका यहाँ पर है चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये जो है सबसे कम क्रियाशील धातु होते हैं, इसलिए जो है ये हवा की उपस्थिति में भी जो है क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए जो है चांदी और सोना, इनका जो होता है चमक हमेशा एक ही बराबर बने रहता है। आप देखे होंगे आभूषणों में, इसलिए जो है इनका आभूषणों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, हवा की उपस्थिति में बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनकी चमक हमेशा बने रहती है। ये समझ गए होंगे आप। तो देखते हैं कि इन थोड़े से कम क्रियाशील धातुओं को जो है गर्म करके हम इन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा सकते हैं। अगर गर्म करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, जलाकर, है ना। तो क्या बनते हैं देखते हैं। जिंक धातु को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं या गर्म करते हैं तो एक सफ़ेद सा चूर्ण हमको प्राप्त होता है, जिसको हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं। अर्थात ये क्या होता है, जिंक के ऑक्साइड होते हैं। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम जो कि धातु है, थोड़ा सा कम क्रियाशील धातु है अधिक क्रियाशील धातुओं की तुलना में, इसको भी जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है देखते हैं, 2Al2O3, अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एल्यूमिनियम के चारों ओर जो है एक मतलब एल्यूमिनियम जो है जलकर एक सफ़ेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ये प्रकृति में अधिकतर किस प्रकार के होते हैं, प्रकृति में ये जो होते हैं प्रकृति में
क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये भी आपका जो है एक प्रश्न बनता है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। इनकी प्रकृति जो कैसे होती है? क्षारीय होती है, एल्केलाइन होती है। उसी प्रकार से जो है जिंक के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं, अर्थात ये जो है अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और ये जो दोनों होते हैं ये क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ये अम्ल के साथ भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसलिए इनको ऑक्साइड को हम जिंक के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम उभयधर्मी कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से अन्य धातुएं भी जो है थोड़े से कम क्रियाशील होते हैं, इसी प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारा धातु का वायु के उपस्थिति में अभिक्रिया या वायु की उपस्थिति में जलाने पर अभिक्रिया। तो उसके बाद देखते हैं दूसरा है अगला, मतलब धातुओं का जल से अभिक्रिया। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अधिक्रियाशील धातुओं के बारे में। अधिक्रियाशील धातु लिथियम, पोटेशियम और हमारे सोडियम, ये जो होते हैं जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो जल के क्या बनाते हैं? जल मतलब इन धातुओं के हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ मिल रहे थे तो उनके ऑक्साइड बन रहे थे, अब जल के साथ क्रिया करेंगे तो उनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलता है और ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा निकलता है। हम इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। कौन सी स्थिति में? अधिक्रियाशील धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया की स्थिति में वो अपने आप ही जो होता है उससे ऊष्मा निकलने लगता है। तो देखते हैं यहाँ पर एक हम अधिक्रियाशील धातु का उदाहरण लिए हैं, यहाँ पर सोडियम जो कि पुस्तक के अनुसार है इसकी का उदाहरण दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर सोडियम जो है जब रासायनिक अभिक्रिया करता है किसके साथ? किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में। जल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? देखते हैं। इसके हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हो गया 2, अब यहाँ पर है ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन हम सामने लिख दिए हैं, 2 हो गया ऑक्सीजन। H भी 2 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन परमाणु है। वो हाइड्रोजन परमाणु जो है H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है, अर्थात सोडियम के हाइड्रोक्साइड बने, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना और क्या? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और इस अभिक्रिया से क्या निकलता है? ऊष्मा बाहर की ओर निकलता है, गर्मी निकलता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर की ओर निकलता है, अर्थात आप जब रासायनिक अभिक्रिया इनके बीच में कराएंगे तो जब आप परख नली को छुएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा, बहुत गर्म होता है, अर्थात उसमें से उस रासायनिक अभिक्रिया से क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। अर्थात यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अथवा फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए हमें गर्म आग से गर्म करना पड़ता है या ऊष्मा देना पड़ता है, तब रासायनिक अभिक्रिया होता है। उस स्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अर्थात जो है अधिक्रियाशील धातु जल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो इन धातुओं के हाइड्रोक्साइड अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के धातु की स्थिति में हाइड्रोजन गैस निकलता है और ऊष्मा बाहर की ओर निकलता है, अर्थात यह एक कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कुछ कम क्रियाशील धातु जैसे है मैग्नीशियम। यहाँ पर देखिए इनकी तुलना में कम क्रियाशील है कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो धातु होता है जल की उपस्थिति में धीमी गति से क्रिया करता है। धीमी गति क्योंकि ये थोड़ा सा कम क्रियाशील है, इसलिए धीरे धीरे जल की उपस्थिति में क्रिया करेगा। लेकिन यदि हम जल को या पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो है मैग्नीशियम जो है पानी के साथ जल्दी से क्रिया करने लगता है, और ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात मैग्नीशियम धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलता है, इससे ऊष्मा नहीं निकलता है, बल्कि इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ता है। तो देखते हैं किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे यहाँ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है यहाँ से O और यहाँ से एक H
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको इसका सूत्र भी याद होना चाहिए, तभी आप सही बना सकते हैं सूत्र को, है ना। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु निकल गए, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु निकल गए। यहाँ हाइड्रोजन के कुल कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 तो निकल गए, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 दूनी 4, तो 2 निकल गया, बचा कितना हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, जो कि किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जो बाहर की ओर निकलता है। इस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा नहीं निकलता है, क्योंकि हमको यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ता है, तो पानी को गर्म हम किए हैं, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर, और मैग्नीशियम से भी कम क्रियाशील धातु जैसे एल्यूमिनियम और आयरन, देखो मैग्नीशियम से कम क्रियाशील यहाँ पर है, एल्यूमिनियम का उदाहरण ले रहे हैं, और हम आयरन लोहा का उदाहरण ले रहे हैं। ये जो होते हैं ये तो धीमी गति से जल की उपस्थिति में जो है सामान्य ताप पर धीमी गति से क्रिया करेंगे, लेकिन पानी को हम गर्म करेंगे तब भी जो है ये धीमी गति से ही क्रिया करते हैं। लेकिन ये जल के वाष्प, जो जल का वाष्प होता है, भाप निकलता है, जो जिसका तापमान सबसे अधिक होता है, और वो हमारे शरीर को भी गर्म पानी की तुलना में सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, सबसे ज्यादा जलाता है। कौन, जल वाष्प जो गर्म होता है, भाप होता है ना। उसकी उपस्थिति में जो है ये एल्यूमिनियम और आयरन जो होते हैं क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और ये जो है अपने इन धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड यहाँ नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे एल्यूमिनियम है, पानी के साथ क्रिया करेगा, पानी के मतलब पानी का सूत्र लिखना पड़ेगा, जो कि पानी को गर्म करेंगे तो जल वाष्प ऊपर उठेगा, फिर भी तो उसका सूत्र वही रहेगा ना, पानी, इसलिए हम यहाँ पर पानी। लेकिन आप देखेंगे उसमें उसके अवस्थाओं को दर्शाया जाता है, जैसे सोडियम ठोस है तो सॉलिड लिखा जाता है S, पानी लिक्विड है तो L लिखा जाता है, और पानी जैसे कुछ अन्य जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं तो उसको एक्वस लिखते हैं, है ना। उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी सॉलिड है, तो यहाँ पर लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसको हम किस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में रहता है, वाष्प के रूप में रहता है पानी, है ना। तो उसी प्रकार से देखते हैं एल्यूमिनियम जब इसके साथ क्रिया करता है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात यहाँ पर O3 निकल गया पूरा। अब 3 दूनी 6, हाइड्रोजन यहाँ बिल्कुल नहीं है, अर्थात एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बना, और जो है ये 3 जो है हाइड्रोजन के अणु अर्थात हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलते हैं। उसी प्रकार से अभिक्रिया होता है, हम जब आयरन जो होता है पानी को गर्म करेंगे भी तो उससे क्रिया नहीं करता, पानी ठंडा भी रहेगा तो ये क्रिया जल्दी नहीं करता है, कौन, ये दोनों। लेकिन जल के वाष्प के साथ जो है ये थोड़े से दोनों जल्दी से क्रिया करने लग जाते हैं, जल वाष्प के साथ, है ना। तो जो होता है ये भी बनाता है आयरन Fe2O3, तो ये हो गया आयरन के ऑक्साइड बने। उसके बाद जो है ये 3H2 हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलता है, अर्थात धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जो है पानी की से क्रिया करते हैं तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको प्रश्न में इस प्रकार से भी पूछा जाता है, सोडियम जब पानी से क्रिया करता है तो क्या क्या बनते हैं, या फिर मैग्नीशियम जब पानी के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनता है, या फिर एल्यूमिनियम या आयरन पानी के साथ क्रिया करता है तो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं धातुओं का अम्लों से अभिक्रिया। जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो किस प्रकार के उत्पाद बनते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं उदाहरण लिया हूँ मैग्नीशियम का और जिंक का, जो कि दोनों धातुएं हैं, मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और जिंक। जब ये जो है अम्लों के साथ, यहाँ पर मैं अम्ल लिखा हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर ये जो दो है ये आपको संतुलित समीकरण आप 9वीं में पढ़े होंगे। संतुलित समीकरण, अगर HCl लिखते हैं तो इसका सूत्र वास्तविक सूत्र नहीं बनेगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ता है, इसलिए आप उसको पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। तो देखते हैं मैग्नीशियम जो है यहाँ पर है मैग्नीशियम, यहाँ हाइड्रोजन, आप क्रियाशीलता विस्थापन अभिक्रिया आप जानते हैं, विस्थापित ही कर देता है यहाँ पर भी। तो मैग्नीशियम जो है क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, तो बच गया कितना, यहाँ पर H2 बच गया, तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर की ओर निकलता है। अर्थात धातुएं जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, अर्थात धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं
तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर निकलता है। यहाँ कौन सा लवण है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि मैग्नीशियम का लवण है ना, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अलग अलग धातुओं का अपना अपना उनका लवण बनेगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर है जिंक। जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो देखते हैं क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड के भी 2 परमाणु है यहाँ पर और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु है, जो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर की ओर निकलता है। इसी प्रकार से जो है धातुएं अभिक्रिया करके अलग अलग प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हमारा धातुओं के बारे में। अगली कक्षाओं में जो है धातु कर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो अयस्कों के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि धातु कर्म या मेटलर्जी होता क्या है। अयस्क जिसमें धातुएं अशुद्धि के रूप में जो है अशुद्धि के साथ मिलकर मतलब उसमें स्थित होते हैं, मिले हुए रहते हैं। उन अयस्कों से उन धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, धातु कर्म या फिर मेटलर्जी या धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।